अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार आऊं मैं मां सगर नाज़ी अमीर। नाज़रीन, मुल्क जा मुआशी चैलेंजेस ऐं मुआशी मैदान में थींदड़ अॻु भरायूं ही मौजू है जो कि प्रोग्राम जो एक्सपर्ट्स मूं सां गॾु मौजूद आहिनि, जो तारुफ़ असां करायां थी, पोइ गुफ्तगू कयूं था इन समूरी सूरत हाल ते जेके ही डेवलपमेंट्स असांखे नज़र अचनि पियूं मुआशी फ्रंट ते ही केतिरो मददगार साबित थींदियूं मुल्क जे मुआशी चैलेंजिस के घटाइण में। मूंसां गॾु जेको एक्सपर्ट पैनल मौजूद है जो तारुफ़ असां कराईंदसि, नाले वारा इकोनॉमिस्ट आहिनि असद अली शाह साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि, नाले वारा मुआशी माहिर आहिनि डॉक्टर अयूब महर साहब, उहे पिणु पैनल में शरीक आहिनि, ऐं इश्तियाक बेग साहब मूंसां गॾु मौजूद आहिनि, पाण सनतकार बि आहिनि ऐं नून लीग जे बिज़नेस फोरम के हेड भी कनि पिया, उहे बि पिणु मूंसां गॾु वीडियो लिंक ज़रिए जो कि प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं सभिनी जी महिरबानी, मां सभिनी खे भलीकार, मां गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु कजो। शाह साहब, मां खां गुफ्तगू जो आगाज़ कयां थी, कीअं ॾिसो पिया समूरी सूरत हाल खे इकनॉमिक फ्रंट ते जेके डेवलपमेंट्स नज़र अचनि पियूं उन्हनि खे साम्हूं रखंदे जेके मुल्क जा मुआशी चैलेंजिस आहिनि, कीअं ॾिसो पिया सूरत हाल खे? जी महिरबानी नाज़िया। मुआशी चैलेंजिस मुल्क जा जेके आहिनि पोयनि 2 सालनि खां वठी जीअं तव्हां प्रोग्राम्स कंदा रहिया हो त काफ़ी सूरत हाल पाकिस्तान जी चैलेंजिंग आहे। इन्फ्लेशन अञा बि 20% खां मथे आहे, पोयनि 2 सालनि में 30% खां वधीक महांगाई रही आहे। टैक्स रीपेमेंट जी कैपेसिटी पाकिस्तान जी कोन्हे ऐं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ते डिपेंडेंस कंटिन्यू आहे। तक़रीबन 10 करोड़ माण्हू जेको आहे हिन महिल अंदाज़े जे मुताबिक़ जेको आहे अनएम्प्लॉयड थी विया आहिनि, जेको तमामु वॾो अंग आहे। ऐं पाकिस्तान जी जेका ग्रोथ रेट आहे उहा हाणे जेका एस्टिमेट अचे थी पई एशियन डेवलपमेंट बैंक जी बि आई आहे 1.8%। पॉपुलेशन ग्रोथ असांजी 2.5 खां मथे आहे। सो तंहिंजो मतिलबु इहो आहे त पाकिस्तान जी जेका पर कैपिटा इनकम आहे ऐं GDP ग्रोथ आहे उहा इफेक्टिवली असांजी पॉपुलेशन ग्रोथ खां घटि आहे। तंहिंजो मतिलबु त इहो आहे त पर कैपिटा इनकम जेको आहे उहा घटि थींदी रहंदी, माण्हुनि जे लाइ तकलीफ़ूं खे वधीक नज़र थियूं अचनि। ऐं क्लियरली हाणे ॿियो को वरी चारो कोन्हे असांखे। एक्सटर्नल डेट जेको आहे लाइबिलिटीज़ मिलाए 125 and $30 billion आहे। सो उनखे सस्टेन करण जे लाइ वरी हिकिड़ो ॿियो IMF प्रोग्राम असांखे जेको नओं फाइनेंस मिनिस्टर आयो आहे उन बि इहो ई ॻाल्हि कई आहे त फाइनेंस इनफैक्ट शायदि हिन महिल वाशिंगटन में आहे ऐं उनजी नेगोशिएशन्स थियणी आहे। सो जेके उनजे लाइ मुल्क जी इकनॉमिक माशी बहाली जे लाइ या रिकवरी जे लाइ जेकॾहिं जेको को प्रोग्राम या कोई स्टेप्स जेको आहे उहे कुझु ॻाल्हियूं त थियूं आहिनि, जीअं प्राइवेटाइज़ेशन जी ॻाल्हि थी कई पई वञे, पर उन खां अलावा का स्टेप्स को जामे प्रोग्राम हुकूमत वटि कोन्हे को अनफॉर्चुनेटली। ॻाल्हि इहा कई थियूं ऐं मूंखे लॻे थो त उहो ई थींदो। असांजो प्रोग्राम जेको आहे उहो जेको IMF प्रोग्राम थींदो उन में जेके उन्हनि जूं कंडीशनैलिटीज़ उहे विझंदा आहिनि उहो ई प्रोग्राम थी थो वञे। सो असांजी पंहिंजी थिंकिंग जेका आहे पाकिस्तान जो जेको इकनॉमिक मैनेजमेंट आहे या पॉलिसी मेकर्स आहिनि उन्हनि जी त का थिंकिंग मुंहिंजे ख़्याल में को एफर्ट बि कोन थो कयो वञे त हीअ रिकवरी मुल्क जी कीअं थींदी, मुल्क जी बहाली कीअं थींदी। असांजा जेके इंडिकेटर्स आहिनि सोशल इंडिकेटर्स उहे दुनिया में ख़राब तरीन आहिनि, चाहे उहो तालीम जे लिहाज़ सां हुजे, तक़रीबन अधु ॿार जेके आहिनि 50% खां वधीक या तक़रीबन 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल आहिनि जेके स्कूल वञनि था। उन्हनि जी तालीम जेका आहे उहा 21वीं सदी जी तालीम जे हिसाब सां न आहे। प्राइमरी हेल्थ इंडिकेटर्स तमामु ख़राबु आहिनि। सो सूरत हाल जेका आहे अनफॉर्चुनेटली जेके तव्हां सां पुराणा प्रोग्राम आहिनि उन खां बतदरीज असांजी जेका आहे वधीक चैलेंजिंग ऐं ख़राबु थींदी थी वञे ऐं उनजो को प्लान बि नज़र कोन थो अचे त इनखे इनजी बहाली थींदी। ठीक, अवां जी गाल के आगे बढ़ाते डॉक्टर अयूब साहब, आप कैसे देखते हैं रिसेंट डेवलपमेंट्स को, इन चैलेंजेस को आगे रखते हुए और साथ साथ क्योंकि इस बार
की जो हुकूमत है वो ये कहती आई है कि इस बार जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें सिविलियन गवर्नमेंट हो, अस्करी गवर्नमेंट हो, ये सारे लोग वो ये कह रहे हैं कि सब स्टेक होल्डर्स एक ही पेज पर हैं और सब जो पहला जो प्राइमरी फोकस है इस वक्त वो भी मईशत की बहाली पर है, मईशत के इस्तेकाम पर है, और फिर सारी एफर्ट्स भी हम उसी डायरेक्शन में ली जा रही हैं। उनको कैसे देखते हैं? देखिए, एक पेज पर तो इनको मैं समझता हूँ मजबूरी है, क्योंकि अब इकोनॉमी को जब तक बहाल नहीं किया जाएगा, रिस्टोरेशन नहीं होगी, तो सभी के लिए प्रॉब्लम है वो चाहे अस्करी अदारे हों, चाहे सिविल गवर्नमेंट हो, चाहे हमारा जो सिविल सर्वेंट्स के अदारे हों, वो सबके लिए है, सबके लिए प्रॉब्लम है। दूसरी, अभी शाह साहब ने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया एशियन डेवलपमेंट बैंक की 2 दिन पहले जो रिपोर्ट रिलीज हुई है, मेरे ख्याल में वो बड़ा उन्होंने पिन पॉइंट किए हैं कुछ चीज़ें, और आईएमएफ के लिए उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है उस रिपोर्ट में, एक चीज़ मेंशन की है जहां उन्होंने इन्फ्लेशन की प्रेडिक्शन की है, क्योंकि जैसे शाह साहब ने कहा अभी, जब हम 1.9% जीडीपी ग्रोथ रेट करंट ईयर का और 2.8% जीडीपी ग्रोथ रेट नेक्स्ट ईयर का हम कह रहे हैं, जो प्रेडिक्ट किया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, अगर जीडीपी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से कम है तो इसका मतलब है आपकी पर कैपिटा इनकम तो कम होगी। और पाकिस्तान के लिए एस्टिमेट किया है कि पर कैपिटा इनकम कम होना तो खैर अलग से एक अलग ड्रास्टिक इंडिकेटर है। जो करंट पॉवर्टी लेवल है, अगर हम चाहें कि उस पॉवर्टी लेवल में कमी आ जाए तो हमारे मिनिमम हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7% होना चाहिए। उस पे आपको श्योरिटी मिलेगी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। आईएमएफ का प्रॉब्लम यह है कि आईएमएफ जिस सिस्टम के तहत बना था, ब्रिटेन सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो डिमांड मैनेजमेंट पॉलिसीज की हम एक इस तरह यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इमीडिएट कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसका शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देने के लिए। वो एक तरह के पेन किलर्स होते हैं, वो कोई सोल्यूशन नहीं होता, वो पेन किलर्स होते हैं। तो आईएमएफ उस तरह की चीजें रिकमेंड करता रहता है, और ग्राउंड रियलिटीज क्या है, हमें किस तरह करना है, जाहिर है आईएमएफ को उनसे कंसर्न नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर साहब वाशिंगटन में मौजूद हैं, उन्होंने कहा है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग की जब बात की जा रही है तो वो उसमें टैक्स टू जीडीपी रेशियो की बात भी आती है, उसमें इंस्टीट्यूशन की प्राइवेटाइजेशन की भी बात आ रही है। ये सब बातें अपनी जगह। उन्होंने डेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात की, एक बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसमें देखिए, रीस्ट्रक्चरिंग की जो वो बात कर रहे हैं, उसमें कोई डॉलर के टर्म में, अगर मैं डॉलर में ट्रांसलेट करके बताऊं तो $240 बिलियन का टोटल डेट है, और उसमें 60% हमारा डोमेस्टिक है, जिसको वो कह रहे हैं रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक डेट की हमें $3.5 बिलियन एनुअल इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और अब कैपेसिटी नहीं रही इस तरह से कि अब हमारे पास जो टैक्स की कलेक्शन हो रही है उसमें बहुत मुश्किल हो गया है कि किस तरह से डेट की रीपेमेंट भी बहुत मुश्किल हो गई है। तो वो इसकी जो रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ वो एक डेंजरस इंडिकेटर भी हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, कि जब वो इसकी रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें जो डोमेस्टिक डेट है, डोमेस्टिक डेट में कोई लगभग इसका 60% से ज़्यादा तो वो तो कमर्शियल बैंक या पीआईबी की शक्ल में है ना, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड की शक्ल में। उसमें यह है कि जब उसकी रिस्ट्रक्चरिंग की जाए या बैंक पर डिपेंड किया जाए, क्योंकि दो ही सोर्स बच रहे हैं, जो आईएमएफ और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि अब जब आपका डेफिसिट बढ़ रहा है तो दो ही चीज़ें आपको करनी है, या तो टैक्स बढ़ाएंगे, और टैक्स बढ़ाने की कैपेसिटी हमें अब अच्छी तरह अंदाज़ा है कि टैक्स कहाँ बढ़ाया जा सकता है। जब टैक्स बढ़ाने की बात आती है तो डायरेक्टली जो हिट किया जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दिया जाता है, जिसमें जीएसटी वगैरह शामिल है। आईएमएफ ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक इंडिकेशन दी कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन कम होना शुरू हुआ है, कम होना 30% से नीचे आना शुरू हुआ है, लेकिन करंट ईयर में वो 25% एस्टिमेट है, और इसके बाद आने वाले ईयर में कम होने के बावजूद 15% रह जाएगा, डबल डिजिट में रहेगा। डबल डिजिट इन्फ्लेशन फिर भी खतरनाक होता है, और उसमें वो रीजन जो मेंशन किए हैं बहुत क्लियरली लिखा है उस रिपोर्ट में। आने वाले सालों में इन्फ्लेशन में जो मेन कंट्रीब्यूशन होगा वो फूड प्राइजेस का नहीं होगा। जो 2-3 साल गुजर गए हैं, इसमें फूड प्राइजेस की वजह से इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ा था। आने वाले दौर में फूड प्राइजेस उसका मेन रीजन नहीं होगा, बल्कि एनर्जी प्राइजेस मेन रीजन होगा, ऑयल प्राइजेस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, वो उसका मेन रीजन होगा। और उस मेन रीजन में जो मेजर रिकमेंडेशन या कंट्रीब्यूशन होगी वो आईएमएफ की कंडीशनलिटीज की होगी, क्योंकि आईएमएफ कंडीशनलिटीज की में ये चीज आती है, डिमांड आती है
कि एनर्जी प्राइसेस आपको इंक्रीज करनी पड़ेंगी, वो ट्रांसफर करनी होंगी कंज्यूमर्स पर। और दूसरा, जब इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट बढ़ाती है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजी वे होता है कि आप ऑयल पर टैक्स लगा दें, आप एनर्जी पे टैक्स कलेक्शन बढ़ा दें, वो मजीद फिर इन्फ्लेशन ये चीज़ क्रिएट करती हैं। डेट रिस्ट्रक्चरिंग में जाएंगे अगर, तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग में पहले ही पोजीशन ये बनी है, बहुत जो डेंजरस इंडिकेटर है कि गुज़िश्ता अगर आप देखें 8-10 सालों में, तो बैंक से जो डोमेस्टिक क्रेडिट होता था प्राइवेट सेक्टर को, उसमें बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आया है। और अगर उसका कंपोजिशन देखें तो पहले एक ये तय होता था कि जो मेजर पोर्शन होता था वो फिक्स इन्वेस्टमेंट में जाता था। फिक्स इन्वेस्टमेंट का मतलब है फिक्स एसेट आते थे, नई इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी, एक्सपेंशन होती थी, और उससे ज़ाहिर है फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती थी, प्रोडक्शन बढ़ती थी, जीडीपी में ग्रोथ होती थी। वो पोर्शन कम होना शुरू हुआ और वर्किंग कैपिटल का पोर्शन बढ़ना शुरू हुआ कि सर्वाइवल के लिए, लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए बैंक से जो लोन इंडस्ट्री ले रही थी वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए ले रही थी। और गुज़िश्ता साल में 2 सालों में क्या हुआ है कि वर्किंग कैपिटल भी डिक्लाइन किया है, जो ज़्यादा 80% के करीब लोन किया है, जो डिपॉजिट्स है पब्लिक के, वो गवर्नमेंट की तरफ में है। और जब रिस्ट्रक्चरिंग की बात की जा रही है तो अगर टैक्स से कलेक्शन नहीं हुई तो जो पब्लिक मनी है, जो पब्लिक के डिपॉजिट्स हैं बैंक में, वो डिपॉजिट्स ही गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे, गवर्नमेंट उसको यूटिलाइज करेगी बजट के लिए। और बैंक्स के लिए भी वो एक बहुत ईजी वे होता है कि बैंक को कोई फिजिबिलिटी चेक नहीं करनी, कोई रिस्क मैनेज नहीं करना, गवर्नमेंट को लोन जाएगा, सेफेस्ट लोन है, उस पर यकीनी तौर पे वो वापस भी हो जाएगा, कोई उनको रिस्क मैनेज नहीं करना, उस पर इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि अगर ये फंड जो पब्लिक मनी है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए है या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज नहीं होगी, तो फिर उससे तो जीडीपी ग्रोथ यकीनी तौर पे कम होगी और अनएम्प्लॉयमेंट उससे बढ़ेगी। तो ये एक डेंजरस इंडिकेटर है। इस पर मेरा ख्याल है एड्रेस हमें करना चाहिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे डेट की, खासतौर पर डोमेस्टिक डेट की, तो ये इतना आसान नहीं है। ये सारे इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसको नज़र में रखना होगा, कॉन्सिक्वेंसेज को नज़र में रखना होगा। ये इतना आसान नहीं होगा। बिग साहब क्या कहेंगे आप इस पर, और फिर रिसेंट डेवलपमेंट्स, आप ऑन बोर्ड भी हैं इन सारी डेवलपमेंट्स पर, क्या कहेंगे आप? थैंक यू नागिया। देखिए नागिया, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर मैं लास्ट टाइम देखता हूँ जब केयरटेकर सेटअप था और उससे पहले जो था गवर्नमेंट थी हमारी पीडीएम की, तो पाकिस्तान वाज वर्ज टू डिफॉल्ट था और शहबाज शरीफ साहब ने जाके पेरिस में मुलाकात की थी और आईएमएफ राजी हुआ था। अगर मैं आज अपने आप को कंपेयर करता हूँ उस वक्त से, तो पाकिस्तान बहुत अच्छी फुटिंग्स पे खड़ा हुआ है। हमारे डिस्पाइट के अभी लास्ट वीक हमने $1 बिलियन के यूरो बॉन्ड पे किए हैं। इस वक्त भी $8 बिलियन के हमारे ज़खायर हैं और ये ज़खायर $6 बिलियन जो है रोशन डिजिटल में जो बाहर से पाकिस्तानियों ने भेजा है, जो प्राइवेट बैंक में रखा है, उसके अलावा हैं। हमारी जीडीपी जो है माशाल्लाह आने वाले साल के अंदर जो तकरीबन 1.9 या 2% परफॉर्म कर रही है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये माइनस के अंदर होगी। हमारा जो इन्फ्लेशन जो है इंशाल्लाह उसके अंदर भी कमी आएगी, इंटरेस्ट रेट के अंदर भी कमी आएगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने 9,000 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, जो आईएमएफ ने सेट किया था। इस हफ्ते इंशाल्लाह आईएमएफ हमें 1.1 बिलियन जो है उसकी जो लास्ट रेंज थी वो हमें पे कर रहा है, जिसके बाद ज़खायर हमारे मजीद बढ़ जाएंगे। और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे, जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो आईएमएफ से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए हैं। और सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि आईएमएफ हमसे इस वक्त बहुत मुतमईन है और यहाँ पे ये क्रेडिट मैं किसी को नहीं दूंगा, ये हमारी केयर टेकर सेटअप को दूंगा कि उन्होंने तमाम इन हालात के अंदर जो थे आईएमएफ के जो भी हदायत थे, जो भी कंडीशन थी, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मीट किया। उसके ऊपर टारगेट्स जो थे उसके पूरे किए, जिससे निगरान हुकूमत जो है उसने तमाम आईएमएफ पे अमल दरामद किया है। तो हमें इंशाल्लाह 6 से 8 बिलियन डॉलर का और लोन हमें आईएमएफ से इंशाल्लाह मिल जाएगा। और फिर आज जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे पाकिस्तान आए हैं ऐसे वक्त में जब हमारे खित्ते पे जंग के बादल जो है वो छाए हुए हैं, और वो पाकिस्तान ऐसे वक्त में आए हैं क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी वहाँ पे ये कहा था कि सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए इस बार जो आप एक चीज देख रही हैं वो बहुत मुख्तलिफ है कि पाकिस्तान अपने दोस्त ममालिक से कर्जा नहीं चाह रहा,
वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान में आप इन्वेस्टमेंट करें। और ये जो विजिट है सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की, वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो पाकिस्तान में तकरीबन 5 से ज़्यादा बिलियन की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। इससे पहले हमारे आर्मी चीफ जो थे उन्होंने यूएई का भी दौरा किया था और वहाँ पे भी उन्होंने MOU साइन किए हैं। और वो हमेशा ये कहते हैं कि हम 1-2 बिलियन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इन गल्फ के खलीजी ममालिक से एक बड़े अमाउंट की बात कर रहे हैं, जो 10 और 15 बिलियन की बात हो रही है। आपको ये सुन के बड़ी ताज्जुब होगी कि अभी 1 महीने पहले यूएई ने इजिप्ट के अंदर $25 बिलियन इन्वेस्टमेंट किए हैं। आज जो वफ्त आया है उनकी जो है, हमें उनको एग्रीकल्चर में दे आर इंटरेस्टेड, माइनिंग में वो इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेटाइजेशन भी हमने उनको ऑफर की है कि जी किन चीज़ों के अंदर आप प्राइवेटाइजेशन में हमारे साथ आ सकते हैं। IT का एक सेक्टर जो है वो पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो अब हमारी जो इन्वेस्टमेंट हम तलाश कर रहे हैं वो इन फील्ड के अंदर कर रहे हैं। माइनिंग के अंदर, कोटेक के अंदर सऊदी जो है वो $1 बिलियन की ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका है कि जी मेरकोटेक के अंदर जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट है बलोचिस्तान का, उसके अंदर 1 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाले वक्त में एज इकोनॉमिस्ट जो मैं देख रहा हूँ वो बेहतरी की तरफ चीजें जा रही हैं। मगर देखिए इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से हमारी बैलेंस शीट को आप कह दीजिए या हमारा बजट आउट हो सकता है, वो ये जो ईरान का और इसराइल का मसला हुआ है। इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता ऑयल के प्राइसेस $100 से एक्सीड कर जाते हैं तो हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं कि पाकिस्तान वो अफोर्ड नहीं कर सकता इंक्रीज। तो हमारी जो इंपोर्ट ऑयल की वो कई गुना हमारी बढ़ जाएगी। बट गुड न्यूज़ ये है कि ईरान ने भी ये कहा है कि हम रिस्ट्रेन कर रहे हैं और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से ईरान की जो सदर हैं वो पाकिस्तान की विजिट कर रहे हैं और पाकिस्तान इंशाल्लाह एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। और ये देखिए पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस आपको शो करती है कि सऊदीया के फॉरेन मिनिस्टर एक बड़े वफ्द के साथ इस वक्त यहाँ पे आए हुए हैं और सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान का बुरे वक्त में साथ दिया है और इंशाल्लाह इस वक्त भी सऊदीया हमें मायूस नहीं करेगा। तो मैं जो इंडिकेटर्स देख रहा हूँ वो आने वाले वक्त के अंदर बेहतर देख रहा हूँ। इंशाल्लाह महंगाई में भी कमी आएगी। बस दुआ ये करें कि किसी तरीके से ये जो ईरान का और इजराइल का जो चीज है ये सेटल हो जाए। मगर दोनों कंट्रीज को सेंस प्रिवेल किए है और दोनों ने कहा है कि हम इसको अब फर्दर एस्केलेट जो है हम इसको करना नहीं चाहते। और बजट जो आ रहा है उसके अंदर IMF की ऑलरेडी जो शराइत थी वो हम पूरी कर चुके हैं, वो मुतमईन है हमसे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 6 से 8 बिलियन एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें पाकिस्तान को दस्तयाब होंगे। देखिए हम यहाँ पे ये जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान को हर साल $25 बिलियन पे करना है, ये तो हम कह देते हैं। मगर एक अच्छी चीज ये हो रही है कि इसमें से एक बड़ा अमाउंट जो है वो री रोल हो जाता है। यानी कि वो कंट्रीज जिनसे हमने लिया है जब हम उनको बतलाते हैं तो वो इस चीज पे एग्री हो जाते हैं। और इस साल भी ये हुआ है कि उन्होंने री रोल कर दिया है, जिसके उसका जो इम्पैक्ट था 25 बिलियन का या 24 बिलियन का वो हमारी मईशत के ऊपर नहीं आया। दूसरी सबसे जो पॉजिटिव चीज हो रही है नाजिया, वो SIFC का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव जो है आ रहा है। और तमाम ममालिक ने, सऊदीया ने, यूएई ने यही कहा था कि जब इलेक्शंस हमारे आपके हो जाएंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर आएंगे, क्योंकि वो उस वक्त जबकि केयर टेकर सेटअप था पाकिस्तान से कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहते थे। अब हमारे इलेक्शंस हो चुके हैं, हमारी नई हुकूमत हमारी आ चुकी है, SIFC बहुत ज्यादा फाल हो चुकी है इस वक्त। और SIFC से जो है काफी ये गल्फ की कंट्रीज मुतमईन है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में आने वाले महीनों में और दिनों में हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो मुतवक्का है। ठीक बेग साहब, जो आप पॉजिटिव इंडिकेटर्स देख रहे हैं मईशत के हवाले से, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट इन सारे एफर्ट्स का वो कब तक आएगा, ये हम शाह साहब से भी ज़रूर पूछेंगे। शाह साहब, गॾोगॾु इहो भी ज़रूर ॿुधाइजो जेका कुछ शयूं हुननि ज़िक्र कयो त हिन भेरे कुछ इहो भी चेंज नज़र अचे पियो त पाकिस्तान इमदाद बजाए सीड़प ॾांहुं वधीक फोकस करे पियो, वधीक उन ॾस में एफर्ट्स वठे पियो। इकनॉमिक फॉल आउट जो उन्हनि ज़िक्र कयो आहे त जेकॾहिं ईरान इज़राइल वारो मामिलो जेतोणीकि हिन वक़्तु असांखे ठोकर नज़र अचे पई, पर जेकॾहिं ही मामिलो कुझु वधे थो त इकनॉमिक फॉल आउट पाकिस्तान जे मथां बि उनजो असरु अची सघे थो। हेलो
जी असद शाह साहब बिल्कुल अच्छी सर कंटिन्यू करियो। अच्छा पहिरीं ॻाल्हि त जेको आख़िरी ॻाल्हि आहे ज़ाहिरा मेन इम्पैक्ट हिन जो जेको टेंशन आहे ऐं इज़राइल ऐं ईरान जी मिडल ईस्ट में ज़ाहिरा इहो जेकॾहिं वधे थी पई टेंशन त उनजो मेन इम्पैक्ट जेको आहे ट्रेड ते अची सघे थो ऐं ऑयल प्राइस जेका आहे उहा जेकॾहिं वधी थी वञे त अपार्ट फ्रॉम ॿियूं जेके हुन जूं कॉम्प्लिकेशन्स आहिनि उहो ज़ाहिरा हुन सां वधीक असांजो करंट अकाउंट डेफिसिट जेको आहे छाजे लाइ जो ऑयल जी तमामु घणी इम्पोर्ट आहे डिपेंडेंस आहे असांजी त ऑयल प्राइसिस बि वधंदियूं हुनजे करे इन्फ्लेशन बि थी सघे थो ऐं असांजो एक्सटर्नल अकाउंट में वधीक डिफिकल्टी थींदी तो हिन में त कोई ॿी राय कोन्हे इहो काफ़ी चैलेंज थी सघे थो पर उमेद इहा ई आहे त इहो वधीक टेंशन इंशाल्लाह न वधंदी पर मां इहो ज़रूरु चवंदुसि त जेको बेग साहब बि ॻाल्हि पियो करे ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान खे न सिर्फ़ु फ्रेंडली कंट्रीज़ खां इन्वेस्टमेंट खपे पर इन्वेस्टमेंट खां अलावा जेको शॉर्ट टर्म जेको असांजो डेट आहे जेका $25 बिलियन एन्युअली असांजी आहे ऐं जंहिंमां बेग साहब ॻाल्हि कई त कुझु अमाउंट रीरोल थी थो वञे यानी कुझु असांजूं फ्रेंडली कंट्रीज़ जेके आहिनि उहे पेमेंट नथी करणी पए जीअं हिन साल बि मां सम्झां थो $6-7 बिलियन जेके आहिनि उहे रीरोल थी विया आहिनि या अञा उहे $7-8 बिलियन थी विया आहिनि त हाणे उन सां फ़र्क़ु इहो थो पए त उहा पेमेंट जेका आहे असां डिफॉल्ट न कयोसीं पर अॻे साल जो $25 बिलियन में उहो $7-8 बिलियन एड थी वेंदा ऐं नेक्स्ट ईयर असांखे उहो $32 बिलियन पे करणो जेको असां पे न करे सघंदासीं त उन में वरी $7-8 बिलियन जेको आहे उन खां अॻे साल में वधी वेंदा त उहो असांजो जेको शॉर्ट टर्म डेट आहे उहो $40 बिलियन थी वेंदो सो तंहिं करे उनजो इम्प्लीकेशन तमामु ख़राबु आहे ॻाल्हि इहा आहे त एवरीबडी नोज़ त पाकिस्तान इफेक्टिवली पंहिंजा जेके असांजूं एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन्स आहिनि उहे असां पे करण जी कंडीशन में न आहियूं सो एक्चुअल डिफॉल्ट न आहे पर टेक्निकल हर लिहाज़ सां इन सबस्टेंस असां डिफॉल्ट में आहियूं सो उनजे करे नोबडी इज़ विलिंग टू इन्वेस्ट फ्रैंकली स्पीकिंग सऊदी अरेबिया सां ज़ाहिरा तालुकात आहिनि उनखे इहो अप्रिशिएट करे सघिजे थो त उहे अचनि था असांजी रिक्वेस्ट ते अची ॾिसनि था पिया पर दे आर लुकिंग फॉर सम वेरी लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट्स कोई बि एंड आई डोंट ब्लेम देम ज़ाहिरा जेको बि इन्वेस्टर ईंदो छाजे लाइ जो पाकिस्तान जेको आहे हाणे अॼु ई स्टेटमेंट जेका आहे टेलीनॉर कंपनी तव्हांखे ख़बर आहे एॾी वॾी कंपनी उहा पाकिस्तान मां डाइवर्स करे वई आहे उन खां अलावा कई कंपनियूं आहिनि लॉटे कोशिशि थी करे काफ़ी अरसे खां एग्ज़िट करण जे लाइ प्रॉब्लम इहो आहे त कंपनीज़ जेके आहिनि अचनि त कोन थियूं पर जेके हिते आहिनि कंपनीज़ उन्हनि जो प्रॉफिट बि जेके कनि था पिया त उन्हनि जे लाइ डॉलर रिमिटेंस जे लाइ पैसा कोन्हनि के सो तंहिं करे उहे चवनि था त अहिड़े मुल्क में जेकॾहिं सऊदी अरेबिया अचे थो इन्वेस्ट करण जे लाइ त उहे जेकॾहिं हिते इन्वेस्ट कनि था त उनजी रिटर्न जेकॾहिं अचे थो पियो 20% 30% त उनजो डिविडेंड रिमिटेंस या उनजो प्रॉफिट रिमिटेंस जे लाइ पैसा कोन्हनि अगेन 3-4 सालनि में बिकॉज़ असांजो डेट ई एतिरो घणो आहे ऐं ऑलरेडी स्टक अप आहे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जेके आहिनि डिविडेंड रिमिटेंस या ॿियो जेको आहे इंपोर्ट्स ते रिस्ट्रिक्शन्स लॻी पियूं आहिनि सो तंहिं करे ॻाल्हि आहे उनजो को सोल्यूशन जेको आहे को ॻाल्हियूं कोन थो करे छड़ो इहो चवणु ठीकु आहे SIFC हिकिड़ो सुठो फॉरम आहे कुझु डिसीजन मेकिंग बहितर थी थी वञे हुनजे करे पर इज़ दैट अ सोल्यूशन इज़ दैट अ प्लान उहो प्लान त कुझु कोन्हे न त मतिलबु इहो मसइलो हल कीअं थींदो पाकिस्तान जो इहो छड़ो चवणु त जेको आहे प्राइम मिनिस्टर वञी ऐं IMF सां मिलियो ऐं हुनजे करे पैसा मिली विया असांखे पोइ IMF हिनजे करे असांखे पैसा ॾिए थो त जेकॾहिं असां डिफॉल्ट था कयूं त IMF जा पंहिंजा पैसा बि ॿुॾनि था वर्ल्ड बैंक जा पंहिंजा पैसा बि ॿुॾनि था सो तंहिं करे ॻाल्हि इहा आहे त ही IMF प्रोग्राम जेको आहे इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन IMF प्रोग्राम जेको आहे उहो दैट इज़ जस्ट कीपिंग अस इन दी ICU on the ventilator so Pakistan's economy is on ventilator Pakistan is on ventilator as far as our external account is concerned उनजो
कोई सोल्यूशन जी ॻाल्हि करण जी बसि थोरो तारीफ़ करणी आहे त साईं फर्स्ट क्लास हर शइ ठीकु थी वञे छा लाइ जो IMF प्रोग्राम थी वेंदो। अच्छा इहो IMF प्रोग्राम त असांजो हर 3 सालनि खां पोइ असां IMF प्रोग्राम में आहियूं। वी आर अ कंट्री विच हैज़ बीन इन IMF प्रोग्राम मोर देन एनी अदर कंट्री। मां सम्झां थो IMF जी प्रोग्राम में मूंखे ॿुधायो कोई त असां खां वधीक कोई IMF में आहे प्रोग्राम में। हर 3 साल में पहिरियों त 2-3 साल विच में असांजो गैप ईंदो हो। हाणे त सूरत हाल इहो आहे त असां IMF प्रोग्राम खां निकिरो ई कोन था। हिकिड़े प्रोग्राम खां वरी ॿिए प्रोग्राम में हीअ असांजो पोयों प्रोग्राम प्रॉब्लम में अची वियो, उहो ख़तमु थियो त वरी 3 जून ते 2023 में वरी ॿियो प्रोग्राम जेको आहे हिकिड़ो शॉर्ट टर्म 9 मंथ प्रोग्राम SBA प्रोग्राम शुरू थी वियो। मार्च ताईं उहो आहे, उहो ख़तमु थींदो, वरी अप्रैल में बि नीड अनदर प्रोग्राम, वरी उहो प्रोग्राम 3 सालनि जो पूरो थियो। 3 years इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म। 3 years में जेको आहे ऐं IMF सां बि जेको आहे मसलो हल नथो। पहिरियों IMF सां मसलो हल थी वेंदो हो मल्टीलैटरल सां। हाणे IMF खां अलावा IMF लास्ट टाइम बि इंसिस्ट कयो त तव्हांखे छड़ो IMF असां सां जेको असांजी छा आहे जो IMF हिकिड़ो लिमिटेड अमाउंट ॾींदो आहे असांखे विच इज़ मैक्सिमम $6 billion or $8 billion एज पर आवर कोटा। सो उन सां मसलो हल कोन थो थिए। असांखे 25 खां नेक्स्ट ईयर में बि $30 billion ॾियणा हूंदा। सो दे आर अगेन गोइंग टू आस्क अस टू गेट मोर फंड्स फ्रॉम फ्रेंडली कंट्रीज़। हाणे ॿुधंदो उहा ॻाल्हि त असांखे सऊदी अरेबिया, चाइना, अबूधाबी वग़ैरह खां वरी पंहिंजो कशकोल खणी ऐं उन्हनि खे अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बोरोइंग बि करणी पवंदी, ॿियो चॉइस ई कोन्हे। सो मुंहिंजे ख़्याल में त वी आर क्लूलेस अबाउट आवर फ्यूचर प्लान एंड मतिलबु को प्रोग्राम मूंखे त नज़र कोन थो अचे त ऐं न कोई ॿुधाए थो त कॾहिं आहे को प्रोग्राम बि ॿुधायो त कीअं रिस्क्यू कीअं थींदो इहो मामिलो। मतिलबु IMF खे ने बि असां प्रोग्राम छा खणी वेंदासीं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब चयो त इहो पाकिस्तान जो पंहिंजो प्रोग्राम हूंदो, पर छा प्रोग्राम हूंदो? हैज़ एनीबडी डन एनी वर्क ऑन इट? मूंखे त नथो लॻे। जेको आहे SOEs स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ जो मसलो हुजे या पावर सेक्टर जो मसलो हुजे, टैरिफ जो मसलो हुजे, टैक्स जो मसलो हुजे, सभई जेके आहिनि ख़राब खां ख़राब थींदा था वञनि। हाणे टैक्स जी ॻाल्हि थी त हिन साल जेका आहे टैक्स कलेक्शन 30% वधी आहे। 30% जेकॾहिं वधी आहे 9 ट्रिलियन त ओतिरी त इन्फ्लेशन बि आहे न। सो रियल टर्म्स में देयर इज़ नो इंक्रीज। असांजो जेको टैक्स टू GDP रेशो कुझु साल पहिरियों ताईं 10-12% हूंदो, उहो हाणे 9% थी वियो आहे। सो एक्चुअल कलेक्शन जेको ॾिसण जी आहे उहो इहो आहे त वेदर अ टैक्स टू GDP रेशो इज़ इम्प्रूव्ड, वेदर अ GDP इज़ इम्प्रूव्ड। शाह साहब जीअं डॉक्टर अयूब साहब हुन खां अॻु ॻाल्हि कई त कॉन्सिक्वेंसिस ते बि नज़र न आहे। जीअं मां चयो त न प्लान नज़र अचे पियो, न ही को होमवर्क नज़र अचे पियो। डॉक्टर अयूब साहब क्या ऐड करेंगे आप? देखिए, पहली चीज़ है कि मैक्रो इकोनॉमिक जो भी मैनेजमेंट की जाए, मैक्रो मैनेजमेंट, वो उस वक्त तक हम उस पर रिलाई नहीं कर सकते जब उसका रिफ्लेक्शन सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में ना है। सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर में अगर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, पॉवर्टी कम हो रही है, इनकम लोगों की बढ़ रही है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो आप कहेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट आपकी कामयाब है। और अगर हम ये कहें कि ये चीज़ें फ्यूचर में कम होंगी और शॉर्ट टर्म में आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। आप हर दफ़ा ये कह करके कि कुछ अरसे के लिए आपको हार्ड टाइम बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो कुछ अर्सा जो होता है वो इंडिविजुअल की ज़िंदगी में बहुत अहम होता है। इंडिविजुअल के डिसीजन अगर वो शॉर्ट टर्म में हो जाए, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन के, तो उनकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। दूसरा ये देखें, IMF के पास जाना और डेट को रोल ओवर करना या डेफर्ड पेमेंट करना, ये दोनों इंडिकेटर खुद ये दोनों इंडिकेटर बताते हैं कि कंट्री प्रॉब्लम में है। IMF का लोन मिले या ना मिले, कंडीशन पूरी हो या ना हो, वो बात की बात है। IMF के पास सिर्फ जाना ही इस चीज़ का इंडिकेटर है कि कोई प्रॉब्लम है। IMF डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं देता, IMF इन्वेस्टर नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोन नहीं है। IMF के पास जब जाते हैं तो उसका मतलब ये होता है, IMF क्यों आपको फंडिंग करता है? वो किसी भी कंट्री को, उसकी जिम्मेदारी है, उसका बेसिक चार्टर है, उसका मकसद ये है उस अदारे का कि वो किसी भी कंट्री को डिफॉल्ट से बचाता है। अगर कोई कंट्री अपने इंटरनेशनल मार्केट में पेमेंट करने की पोजीशन उसकी वीक हो जाए, वो पेमेंट करने के काबिल ना रहे,
उसकी एलसीज जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में ये पता लग जाए कि वो ऑन नहीं होंगी, तो आईएमएफ जो है उस कंट्री को डिफॉल्ट से बचाने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये खुद एक इंडिकेटर होता है कि कंट्री प्रॉब्लम है। इसी तरह से जब आप रोल ओवर करते हैं, डेट को डेफर्ड पेमेंट करते हैं, तो वो क्या चीज़ है, वो बेसिकली आपने इस वक्त का करंट सिचुएशन को आपने ट्रांसफर कर दिया फ्यूचर में, कि वो प्रॉब्लम फ्यूचर में ट्रांसफर कर दी, और फिर उसके ट्रांसफर करने का कंसिक्वेंस ये होता है कि फ्यूचर में बर्डन बढ़ता चला जाता है, मजीद बढ़ता चला जाता है। और उसकी तरफ अभी देखिए पिछले हफ्ते मूडीज ने पाकिस्तान की फिस्कल रेटिंग जो है वो CA की है। CA का मतलब होता है कि कंट्री जो है उसके जो डेट्स हैं, आउटस्टैंडिंग डेट हैं, वो सस्टेनेबल नहीं रहे। CA की रेटिंग तब की जाती है, अगर वो सस्टेनेबल नहीं रहे तो इसका मतलब है उसमें बहुत ज़्यादा इमीडिएटली एक रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत पड़ गई है, वरना वो कंट्री के लिए प्रॉब्लम है, वो सस्टेनेबल नहीं रहे। और जो प्लान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बना रही है कि अभी ये मादी करीब में अभी एक चीज़ इंडिकेट की गई थी कि इंटरनेशनल बॉन्ड लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल मार्केट में, खासतौर पे पांडा बॉन्ड की बात की गई थी। पांडा बॉन्ड का मतलब कि जो RMB में होते हैं, चाइनीज करेंसी में होते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में हम उनको पांडा बॉन्ड के नाम से इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, वो लॉन्च किए जाते हैं। उसको सब्सक्राइब करने की पांडा बॉन्ड की जो हिस्ट्री रही है, वो डिफॉल्ट के वक्त सिर्फ बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर सिर्फ श्रीलंका वाहिद कंट्री है जहां वो एक सब्सक्राइब हो गए थे, लेकिन बहुत हाई रेट पर, अदरवाइज वो भी इतनी आसानी से सब्सक्राइब नहीं होते। और जब CA रेटिंग आ जाए किसी कंट्री की, तो उस पर जो इन्वेस्टर होता है, जो वो बॉन्ड बाई करता है, जो उसमें सब्सक्राइब करता है, वो फिर बहुत हाई लेवल का अपना एक रिस्क प्रीमियम चार्ज कर रहा होता है। फिर वो कम इंटरेस्ट रेट पे नहीं जाते, और हाई इंटरेस्ट रेट पे जाने का मतलब ये है कि आपका एक तो डेट रोल ओवर होता जा रहा है, डेट की लिमिट बढ़ती जा रही है, आउटस्टैंडिंग डेट की, दूसरा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही है। तो वो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ रही हो, आपके पास FDI ना हो, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ना बढ़ रही हो, उसमें ग्रोथ ना आ रही हो, और टैक्स कलेक्शन आपकी इतनी पॉसिबल ना हो, तो वो जाहिर करता है कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट को अब इस वक्त चाहिए कि रोल ओवर IMF पर डिपेंड ना करे, वो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होते हैं। मैं बार बार एक चीज़ कहता रहा हूँ कि आपको बेसिकली आपको फोकस करना होगा FDI पर और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस पर, जो आपके लिए सस्टेनेबल एक चीज़ होती है, सस्टेनेबल आपके लिए रिसोर्स जो हैं वो जनरेट करें। अदरवाइज ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो हैं, ये बेसिकली करंट प्रॉब्लम को, प्रेजेंट प्रॉब्लम को फ्यूचर में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो फ्यूचर में वो प्रॉब्लम अकोमोडेट होती जाती हैं, जो फिर सस्टेनेबल नहीं होता। ठीक, तो हमें इस तरफ सोचना। बिग साहब क्या कहेंगे आप, शॉर्ट टर्म जो इस वक्त हल निकाले जा रहे हैं वो सिर्फ फ्यूचर में उसको ट्रांसफ़र करें, बाकी कोई मुस्तकिल कोई हल नहीं निकल रहा सिचुएशन का? नाज़िया देखिए, मैं मायूसी की बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है और डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा है, क्योंकि आज जब मैं कंपेयर करता हूं पाकिस्तान को PDM के जब हुकूमत ने 1.5 साल किया था, तो उस वक्त वाकई में हम डिफॉल्ट से बहुत करीब थे। बट अब हमारे हालात काफी बेहतर हुए हैं, बेहतरी आई है इस वक्त। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि IMF के पास जाना एक आइडियल सिचुएशन है, हमें जाना चाहिए, और या दुनिया में हम वाहिद कंट्री नहीं है जो IMF के पास गए हुए हैं। इजिप्ट जो है वो अभी उसने IMF से एग्रीमेंट साइन किया है, श्रीलंका कर चुका है, बांग्लादेश उनसे नेगोशिएट कर रहा है। देखिए, इस वक्त दुनिया की जो हालात चल रहे हैं ना, उनको भी आप कंसिडरेशन में लें। ये रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है, ये इजराइल के जो मसले चल रहा है, ईरान का जो मसला चल रहा है, इसने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। मैं कुछ दिनों पहले मैं खुद मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, आया हूँ, वहां पे लोगों की चीखें निकली हुई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। इंग्लैंड जैसी जगह के अंदर जहां पे इंटरेस्ट रेट 1 और 2% होता था, वो 6-7% हो गया है। अमेरिका जैसा कंट्री यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो था वो 0.5% होता था, वो 6% पे चला गया है। तो देखिए, हमें ये भी थोड़ी सी चीज देखनी पड़ेगी, मगर कुछ बेहतरी भी आई है मेरे ख्याल से। हम मायूसी के अलावा कुछ अच्छी बातें भी करें। SIFC ने बड़ा अच्छा, उसके बाद हमें खलीजी ममालिक से रिस्पांस मिला है जिसमें वो आ रहे हैं। नाजिया, पहले हमारे यहाँ ये होता था कि अगर बाहर का कोई इन्वेस्टर अगर आता था तो हम ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कोई डिसीजन नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको डर होता था कि कल नैब हमारी फाइलें खोल देगा। तो हम उसको क्या करते थे कि फाइल को एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री में भगा के 1-2 साल घुमा देते थे और वो इन्वेस्टर्स निकल जाता था। अब SIFC जो कर रही है वो कोई डिसीजन ले रही है
रेड टेप का हमारा जो है खात्मा हो गया है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स खासतौर पे ये गल्फ के कंट्रीज के हैं वो हमारे पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। दूसरी, IMF जब आपके साथ कोई एग्रीमेंट साइन करती है तो उसमें ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लेती है कि हमने कितना अमाउंट पे करना है और कितना रिसीव करना है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि जब IMF ने हमारा ये प्रोग्राम जो था, जो लास्ट प्रोग्राम जिसके तहत अभी हमें 1.1 बिलियन डॉलर जो मिलेंगे, उसमें ये 1 बिलियन डॉलर अकाउंट फॉर कर लिया था कि पाकिस्तान को यूरो बॉन्ड की पेमेंट करनी है। बड़े बड़े कंट्री इस वक्त वो कर रहे हैं। पाकिस्तान में 1-2 दिन पहले वो पेमेंट करके ये जितनी भी बॉन्ड्स की मार्केट है उसमें अपना नाम ऊपर रखवाया है कि कम से कम पाकिस्तान ने अपने ऑब्लिगेशंस को मीट किया है। इसी तरीके से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो इमरान खान के वक्त के अंदर वो हाथ से बिल्कुल निकल गया था, उस पे हमने काफी हद तक जो है काबू पाया है। अब देखिए हमारी IT की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, 3 बिलियन के करीब पहुंच गई है। इस बार हमारे राइज 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमने वो एक्सपोर्ट किए हैं। हमारी रेमिटेंसेस के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। IMF सिर्फ ये कह रहा है कि आपके लॉस मेकिंग जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे किसी तरीके से आप जान छुड़ाइए, जिसमें PIA है, जिसके अंदर रेलवे है, जिसके अंदर स्टील मिल है, जिसमें इससे हमें तकरीबन कोई 500 बिलियन रुपीस हर साल हम ये आग में जला देते हैं। मतलब तो अगर इन चीजों पे हम तवज्जो दें तो हम नॉट कहें कि हमारी सिचुएशन जो है वो बेस्ट है या हम G20 कंट्रीज में पाकिस्तान का शुमार होता है। नो, हम मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वो कंट्री जिसकी 30 बिलियन से ज्यादा रेमिटेंसेस आती हैं बाहर से, 30 बिलियन से ज्यादा जो है जिसकी एक्सपोर्ट है, वो कभी डिफॉल्ट नहीं कर सकता। ठीक, और ब्रेक साहब साथ साथ ये ज़रूर बता दें, फिर हम आगे चलते हैं, फाइनल कमेंट्स लेते हैं जी। ये जो बातें यहाँ पर हो रही हैं, आपने कहा कि बहुत सारे पॉजिटिव इंडिकेटर्स भी हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हालात हैं, जो ख़त्े के अंदर स्पेसिफ़िकली हालात हैं, उनको भी ज़रूर नज़र में रखना होगा इन सारे मामलों को देखते हुए। लेकिन यहाँ पर ये जो बातें हो रही हैं कि IMF प्रोग्राम से निकलना कैसे है, जिस तरह से दुनिया के दूसरे ममालिक जो हमारे साथ साथ IMF प्रोग्राम्स में गए लेकिन वो अब वहाँ से निकल चुके हैं और वो कैसे अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं, मईशत को कैसे उन्होंने सपोर्ट किया है, वहाँ पर उस पर ज़्यादा होमवर्क हो रहा है, वहाँ पर उसकी तैयारी ज़्यादा देखने में आ रही है। हमारे यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि एक के बाद एक और IMF प्रोग्राम की तैयारी होती है, बाकी उससे कैसे निकलना है, मईशत को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करना है, उसकी ना तो कोई तैयारी नज़र आती है, ना उस पर कोई होमवर्क नज़र आता है। बेग साहब इस पर कुछ कहेंगे? अमाउंट भी जो मिला है 3 बिलियन का, वो इतना बड़ा कोई अमाउंट नहीं है जो आप सोच रही हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, 3 बिलियन जो है वो हम अपनी रेमिटेंसेस में भी इजाफा कर सकते हैं, 3 बिलियन जो है हमारी एक्सपोर्ट में भी बढ़ सकती है। मगर IMF जब कोई प्रोग्राम आपके साथ साइन करता है नाजिया, तो वो आपकी सेहत को एक क्लीन चिट दे देता है। मींस आपकी मईशत की जो सेहत है उसको एक क्लीन चिट दे देता है कि ये कंट्री डिफॉल्ट होने नहीं जा रहा। उसके बाद ये होते हैं कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जिसके अंदर जनाब वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन बैंक है, जिसके अंदर पेरिस क्लब है, जिसमें ये है, फिर वो हमसे कोई सवाल नहीं करते क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि ये तमाम चीजें जितनी हैं वो IMF ने देख ली हैं। तो IMF में जाने का एक फायदा हमें ये मिलता है। मगर अगेन आई एम सेइंग कि हम IMF जो है उससे हमें निकलना चाहिए। मगर देखिए, कर्जा इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मकरूज कंट्री जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो अमेरिका है। $1 ट्रिलियन के उसने बॉन्ड जो है चाइना ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है। कर्ज लेना कोई, मैं खुद एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैंने भी कर्ज लिया है बैंक से, मगर हमें सस्टेन करना चाहिए कि हम उसको पे कर सकें। मतलब आप अगर उसको पे कर सकते हैं और सही वक्त पे उसको यूटिलाइज करें, गुर्बत में कमी लाएं और वक्त आने पे उसको पे कर दें, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि SIFC के बाद और गल्फ कंट्रीज से अब जो हमने फार्मूला अपना चेंज किया है, पहले हम जाते थे 1 बिलियन लेके आगे सऊदीया से और उसने हमारी ग्रांट दे दी और खुश हो गए। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, आप इन्वेस्टमेंट करें हमारे यहाँ। अगर ये इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो हम मुश्किलात से इंशाल्लाह निकल आएंगे। और पॉइंट टेकन बेग साहब कि अगर ये जो फार्मूला जिसका आपने जिक्र किया कि अगर हम मुश्किलात से निकल सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ती है इस लिहाज से, इस डायरेक्शन में, शाह साहब छा ऐड कंदो वहाँ पोइ फाइनल कमेंट
वठंदासीं डॉक्टर साहब खां। नाज़िया, मां त इहो ई पहिरियों बि गुज़ारिश कई आहे त SIFC खे त साल हाणे थी वियो आहे न। SIFC सुठो फॉरम आहे उन लिहाज़ सां त जेको बेग साहब बि चयो त उनजे करे डिसीजन मेकिंग कुझु बहितर ज़रूर थी आहे। पर मुंहिंजो कंसर्न इहो आहे त को गवर्नमेंट वटि को प्लान कोन्हे, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। IMF बि वञण जे लाइ त असां पंहिंजो पाण खे रीस्ट्रक्चर कीअं कंदासीं, असांजी प्रोडक्टिविटी कीअं वधंदी, असांजी बिज़नेसिस जेको आहे एक्सपोर्ट कीअं वधाईंदियूं। नॉमिनल थोड़ी घणी हिकिड़े महीने में थोड़ी इंक्रीज थी वञे, मतिलबु उहो ई $30 बिलियन जी रिमिटेंसिस ऐं $30 बिलियन जो एक्सपोर्ट $32 बिलियन ताईं थी वई। सो उहो $60 बिलियन ते ई बीठा आहियूं न असां, कोई 2-3 सालनि खां वठी, कई सालनि खां वठी। सो उन में नॉमिनल इंक्रीज ई आहे न। ऐं असांजी जेका डेट सर्विसिंग आहे, एक्सटर्नल डेट, उहा कीअं थींदी। ऐं असां जेको FDI जी ॻाल्हि था कयूं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डॉक्टर अयूब साहब बि चए पियो, उनजे लाइ पाकिस्तान खे का स्टोरी खपंदी न। इहो बिल्कुलु सही बैग साहब चयो त असां खां वधीक कई मुल्क आहिनि जंहिंजो डेट टू GDP रेशियो असां खां बि वधीक ख़राबु आहे। पर ॻाल्हि इहा आहे देयर सम स्टोरी टू टेल। उते मतिलबु इहो आहे त हाउ डू वी परसुएड इन्वेस्टर्स जेको आहे त हिते इन्वेस्ट कनि न, उनजी छा स्टोरी आहे असां वटि, जेको आहे असांजो प्लान छा आहे असां वटि। एक्सेप्ट फॉर जेको मिनरल्स जी ॻाल्हि कयूं था या एग्रीकल्चर जी ॻाल्हि कयूं था, इहो त सालनि खां वठी असां ॻाल्हि कयूं था, पर उन में का एतिरी वधीक पोटेंशियल मूंखे नज़र कोन थी अचे। असुल ॻाल्हि इहा आहे त जंहिं मुल्क जो सभिनी खां वधीक जेको असांजी वीकनेस आहे, जेको स्ट्रेंथ हुजणु खपे, असांजो यूथ आहे असां वटि पॉपुलेशन एॾी आहे, पर उहो सॼी जेका आहे अनपढ़ आहे। असांजी जेको ह्यूमन कैपिटल सभिनी खां इम्पोर्टेंट रिसोर्स जेको आहे उहो ह्यूमन कैपिटल आहे, उहो असांजो तमामु निगलेक्टेड आहे। उन ते का स्ट्रेटजी कोन्हे त उनखे कीअं असां इम्प्रूव कंदासीं। फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेके आहिनि उन्हनि जो पाण में कॉन्फ्लिक्ट्स जेको आहिनि उहे कंटिन्यू थियनि था आहिनि। असांजा जेके इंस्टीट्यूशन्स आहिनि दे आर नॉट परफॉर्मिंग, दे आर नॉट फंक्शनिंग। असांजा टैक्स रेट्स जेके आहिनि दुनिया जा हाईएस्ट रेट्स आहिनि। त उन में ॻाल्हि ॿुधो न त कीअं पंहिंजो असांजी प्रोडक्टिविटी ईंदी, कीअं जेसिताईं एक्सपोर्ट तेसिताईं न वधंदी, जेसिताईं असांजी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस, बेग साहब हुनखे अप्रिशिएट कंदो त कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जेसिताईं घटि न थींदी, असांजी टेक्नोलॉजी न ईंदी असांजे प्राइवेट सेक्टर में, ऐं प्राइवेट सेक्टर खे असां प्रमोट न कंदासीं। असांजो पब्लिक सेक्टर जेको आहे एतिरो वॾो आहे ऐं एतिरो इनएफिशिएंट आहे जंहिंजी का हद ई कोन्हे। ऐं जेको 18th अमेंडमेंट थी, फंक्शन्स जेके प्रोविंसिस में ट्रांसफर थिया, उहे 17 डिपार्टमेंट या 18 डिपार्टमेंट उहे फेडरल गवर्नमेंट में कंटिन्यू था कनि। ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेके आहिनि जंहिंजो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर थिया उन्हनि वटि फंड्स बि NFC जे करे, पर उहे बि पंहिंजो आउटकम्स बहितर न करे सघिया आहिनि। सो तंहिं करे ॻाल्हि आहे त वी आर विदाउट ए प्लान। असांखे द मोस्ट फंडामेंटल आस्पेक्ट इज़ आवर गवर्नेंस जेसिताईं असांजी बहितर न थींदी, असांजो जेको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस घटि न थींदी, ऐं असांजो जेको आहे इनोवेटिव बिज़नेसिस न हूंदियूं, तेसिताईं जेको आहे जस्ट SIFC इज़ नॉट अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग। पॉइंट टेकन बेग साहब। डॉक्टर अयूब साहब, फाइनल कमेंट। पहली बात तो ये कि ये जो IMF का मेरा ख्याल है कि हम बिल्कुल ये नॉन सीरियस, कोई भी गवर्नमेंट आई है प्लान नहीं बनाती रही। 1993 से हम IMF से नहीं निकल सके, 1993 से आज 2024 है। हर गवर्नमेंट आने वाली कहती है कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था। मुख्तलिफ पार्टीज आती रही, एक पार्टी दूसरी पे ब्लेम करती रही, और ये भी हर पार्ट के बाद IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। अगर 1993 से 2024 तक ये सिचुएशन रही है तो ये तो नॉन सीरियसनेस को शो करता है ना। अच्छा, दूसरा हमें बड़ा मोहतात रहना चाहिए। देखें, जब हम बात करते हैं ना कि डेट टू GDP रेशो अमेरिका की बहुत ज़्यादा है, यकीनन ज़्यादा है, टर्की की ज़्यादा है, इंडिया की ज़्यादा है, तो एक बहुत अहम फिगर, एक अहम चीज़ हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि अगर डिकम्पोजिशन किया जाए इस डेट को, तो वो अमेरिका का, टर्की का, इंडिया का जो मेजर डेट का पोर्शन है, वो उनके डेट, एक्सटर्नल डेट प्राइवेट सेक्टर ने लिया हुआ है, कारपोरेट सेक्टर ने लिया हुआ है। वो कारपोरेट सेक्टर की और बिजनेस सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो प्रॉफिट अर्न करते हैं और अपना डेट जो है रिडीम कर देते हैं, पे कर देते हैं।
पाकिस्तान के केस में मोर देन 90% एक्सटर्नल डेट जो है वो गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, वो गवर्नमेंट को वापस करना होगा। और गवर्नमेंट कहाँ से वापस करेगी? वो जाहिर है टैक्स बढ़ाएगी, टैक्स कलेक्शन करेगी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो हमारी गवर्नमेंट ने लिया हुआ है, या गवर्नमेंट के जो अपने ओन इंटरप्राइजेज हैं, कॉर्पोरेशन है गवर्नमेंट की, उन्होंने लिया हुआ है। अमेरिका का, टर्की का, इंडिया का जो डेट है वो बेशक डेट टू जीडीपी रेशो ज्यादा है, लेकिन वो उनके प्राइवेट सेक्टर ने लिया हुआ है। इसी तरह से SIFC की जो बात है वो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, वो जर्नलाइज नहीं है। उसमें कुछ सेक्टर आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, 5 सेक्टर, वो उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी उसको डील कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम SIFC हमें एक जर्नल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लानी होगी FDI को बढ़ाने के लिए। उस पॉलिसी की जरूरत है, उस पर काम होना चाहिए। अभी शाह साहब बार बार कह रहे थे और मैं इनसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ कि वो प्लान क्या है, वो लेकर आए ना, क्या काम क्या हो रहा है वो डिस्क्लोज करे। SIFC केयरटेकर गवर्नमेंट के वक्त शुरू हुआ था और मैं इसको अप्रिशिएट करता रहा हूँ। वो अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वो एक लिमिटेड प्रोग्राम है, स्पेसिफिक सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को, एक जनरल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक प्रोग्राम होना चाहिए। डॉक्टर अयूब साहब बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का वक्त पूरा हो रहा है, आपको पॉइंट हमने ले लिया, बहुत शुक्रिया आपका। इश्तियाक बेग साहब, असद अली शाह साहब, नाज़रीन एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू वहाँ ॿुधी। मुल्क जे मुआशी चैलेंजेस जे हवाले सां पंहिंजे फीडबैक असांखे ज़रूरु आगाह कजो। वरी सुभाणे असां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ में महिमाननि सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़।